पड़ोसी मुल्क भारत में जवानों नौजवान तलबा का एहतजाज नई दिल्ली दारुल-हुकूमत के अलावा अब पूरे मुल्क में फैल गया है, जहां पर हज़ारों तलबा सड़कों पर हैं और अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर धरने भी दिए हुए हैं। ये जो तलबा हैं, इनकी आवाज़ में आवाज़ मनाने के लिए अब सियासी अपोजिशन, फ़नकार, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया हो या फिर बज़ाते ख़ुद एहतजाज या धरनों की जगह पर जाकर इनको सपोर्ट करना, ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत ने इसी हफ्ते के दौरान एक बहुत बुरे पथराव, लाठी चार्ज इन तलबा के ऊपर किया, जिसके बाद ये एहतजाज और शिद्दत इख्तियार कर गया। अब हुकूमत इन मुजाहिरीन से, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके लीडरान से बातचीत कर रही है। इस सिलसिले में अपडेट ये है कि गुज़श्ता रात भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का एक वीडियो पैगाम आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम लीक्स के मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ शदीद कार्रवाई की जाएगी, इसके ऊपर एक इंक्वायरी भी बिठाई जाएगी और कानून साजी भी की जाएगी, जिसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जो बातचीत हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के लीडरान से, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो 3 डिमांड्स हैं, कम अज़ कम हर सूरत उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए, यानी वज़ीर तालीम का रेजिग्नेशन, मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ केसेस का ख़ात्मा और कोई फ्यूचर में केस नहीं बनेगा, और जो खुदकुशी जिन तलबा ने की उनके वालिदैन को $1,00,000 का हर जाना या कंपनसेशन दी जाए। इसके अलावा बिल्कुल बात नहीं होगी, और जब तक ये 3 मुतालबात नहीं माने जाते तब तक धरना एहतजाज जारी रहेगा। ऐसे में हुकूमत ने मांगे हैं हफ्ते तक वक्त। क्या आसार नज़र आ रहे हैं? क्या भारत में जो नौजवानों का फैलता हुआ एहतजाज, जो शिद्दत भी इख्तियार कर रहा है और इसको सपोर्ट भी मिल रही है और बड़ा गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है, अब हुकूमत के तर्ज़ अमल से मुतल्लिक क्या मामला सुलझ सकते हैं, सुलझ जाएंगे, या फिर मोदी हुकूमत और वज़ीर आज़म के लिए ख़तरे की घंटी है ये? मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख, और हमारे साथ आज मौजूद हैं उमर चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, एजाज़ सैयद साहब भी हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एजाज़, आपकी राय में इस वक्त मामला जहां जा रहे हैं, बड़ा सीरियस मामला है, ये हर किसी को नज़र आ रहा है, लेकिन क्या उतनी सीरियसली भारतीय हुकूमत इसको हैंडल कर रही है? क्योंकि अब मुतालबात में न सिर्फ वज़ीर तालीम का मुतालबा, बल्कि आवाज़ें ये भी उठनी शुरू हो गई हैं अपोजिशन की जानिब से कि नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा भी होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने मिस हैंडल किया है। फिर अपोजिशन रहनुमाओं को भी उठाया गया, उसके बाद भी बात कहाँ तक बढ़ सकती है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, हकीकत ये है कि साल 2014 से जब से भारत में प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी, एक पॉपुलिस्ट बयानिए के साथ, एक वोट के साथ, और उनकी जो ताकत है वो बड़ी है। हालिया आम इंतखाबात में जिस तरह की वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे वो तो नहीं हो सकी, लेकिन अवाम की एक अक्सरियत ने उन्हें ज़रूर वोट दिया है। और पूरी दुनिया में जो राइज सिस्टम है डेमोक्रेसी का, सही या गलत, उसके तहत वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये भी एक हकीकत है कि भारत में मौजूद जो अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें सबसे बड़ी जमात कांग्रेस है, वो लोगों को शायद इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भारत की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ आज तक कोई मौसर एहतजाज नहीं हो सके। बल्कि हालिया जो इंतखाबात हुए उसमें तो उन इलाकों से भी बीजेपी ने फ़तह हासिल किया है जहाँ पर माजी में कभी उसे वोट नहीं मिला था। इस ताज़ा जो वेव आई है स्टूडेंट्स की, उसमें जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातें हैं, उनकी कोशिश है कि वो इस वेव को कैपिटलाइज़ करें अपने हक़ में, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके ख़िलाफ़ एक मुल्क गिर मूवमेंट चलाएं। अमली तौर पे ये होता हुआ मुझे इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि वजह उसकी ये है कि इस वक्त भारत के अंदर जो हुकूमत है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो नंबर गेम है, उसमें भी बीजेपी को एक वाज़ेह एज हासिल है। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्टूडेंट्स का एहतजाज है, इस एहतजाज में जान तो इसमें कोई शक नहीं कि नज़र आ रही है। साउथ एशिया के तमाम जो कैपिटल्स हैं इस एहतजाज को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इस एहतजाज को कंपेयर कर रहे हैं ढाका में होने वाले जो तलबा का जो एहतजाज था
2024 का, जुलाई 2024 का, उससे कंपैरिजन इससे किया जा रहा है। और आपको पता है कि ये जो जनरेशन जी है इसने नेपाल में, मडगास्कर में, सूडान में और बहुत सारी जगहों पे एक एहतजाज एजाज, आप खुद भी मुझे नहीं लगता रिसेंटली बांग्लादेश गए जब इलेक्शंस हुए फरवरी में, क्या ये जो कंपैरिजन हो रहा है भारत में जेनजी एहतजाज में और बांग्लादेश के जेनजी एहतजाज जिनके नतीजे में हुकूमत बदली, क्या ये कंपैरिजन जायज़ है? मेरा नहीं ख्याल कि कंपैरिजन जायज़ है। जो बांग्लादेश में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टूडेंट्स की कोई बड़े पैमाने पे कत्ल गारत हुई थी एट दैट टाइम, और स्टूडेंट्स बड़े गुस्से में थे, वो निकल आए। आल्दो इसमें भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की के माशी इस्तेकाम में बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन शेख हसीना वाज़े तौर पर एक टिल्ट रखती थी, और वही टिल्ट उनकी जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं उसने उन्हें पॉलिटिकली बहुत नुकसान भी पहुंचाया। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका भी एक वाज़े टिल्ट है, उनका मुसलमानों के हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र है जो इतना सराहा नहीं जाता, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान प्रोमिनेंट मुस्लिम्स जो हैं वो इस बात का इजहार भी करते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि ओवरऑल चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, और ओवरऑल वो तमाम जो पॉकेट्स हैं जिनसे चेंज आती है वो उनके इख्तियार में है। तो उनको अगर कोई तब्दीली लानी है तो उनको या तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर से या उनकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग खड़े हों, लेकिन वो खड़े होते भी नज़र नहीं आ रहे, ऐसा नहीं लग रहा। वो अभी भी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी भी बाइख्तियार हैं। और अहम बात यह है कि जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह साहब ने 1994 ऑनवर्ड्स की थी, बाद में वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनको आगे लेकर गए और भारत को एक बड़ी माशी कुव्वत भी बनाया उन्होंने। वेरी इंपॉर्टेंट। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? मैडम शेख, मैं सोच रहा था कि इस दुनिया के अरबों इंसानों की बदनसीबी देखिए कि जमहूरियत ने दिया क्या। आज की जमहूरियत ने सदर ट्रंप, हसीना वाजद और नरेंद्र मोदी। और मैडम शेख, इस खित्ते की बदनसीबी देखिए कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो अदलिया, इलेक्शन कमीशन, मीडिया पर कब्ज़ा करके, बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल करके और अपोजिशन समेत अपने ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ को अनारकली की तरह दीवार में चुनवाने में लग जाता है। और यही मोदी साहब ने किया भारत में। मैं मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम जो मोदी साहब ने किए उस पर बात नहीं करना चाहता, वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। आसाम में जो मुसलमानों पर जुल्म सितम किए वो उसकी बात नहीं करता। दुनिया भर में जो नरेंद्र मोदी हुकूमत ने दहशतगर्दी करवाई उसकी बात नहीं करते। और भारत को इंतहा पसंदों के जो हवाले कर दिया उसकी बात नहीं करते। और भारत में जो अक़लियतों को तबाह बर्बाद कर दिया उसकी बात नहीं करते। मैडम शेख, नरेंद्र मोदी को हसीना वाजद वाली सूरत हाल का सामना है। और जैसे अरब मुल्कों में अरब स्प्रिंग आई थी, इस खित्ते में तुलबा स्प्रिंग आई हुई है। और ये बांग्लादेश, नेपाल और भारत, ये इससे सीखना चाहिए कि आप अपनी किसी भी चीज़ को और किसी भी अपने जो आप ख़ास तौर पर आपके नौजवान हैं उनको ताकत के ज़रिए ना दबाएं। सेकुलर भारत का दी एंड करके और हर अक़लियत को जुल्म सितम के पहाड़ तले दबा कर और अपोजिशन को लेफ़्ट राइट करके, मीडिया, अदलिया और इलेक्शन कमीशन मुट्ठी में बंद करके लंबे अरसे तक वज़ीर आज़म रहने का नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर नरेंद्र मोदी साहब को अब उन तलबा का सामना है जिनको उन्होंने हसीना वाजद की तरह शुरू में सीरियस नहीं लिया। और यानी काकरोच पार्टी आई और वही पुराने हुकूमती हथकंडे। और फिर जब पूरे तलबा सड़कों पर निकले, एक दो शहरों में निकले और उसका क्या किया कि सीरियस ना लिया, उल्टा डंडे मारे, पकड़ दकड़ की, गिरफ्तार किया, आंसू गैस से मेज़बानी की। और फिर जब उस पुलिस तशद्दुद के ख़िलाफ़ पूरे भारत में तलबा निकले तो फिर पहली बार नरेंद्र मोदी साहब ने हसीना वाजद के ट्रैक से थोड़ा सा हट के वीडियो पर आए और आकर कहा कि मैं ये जो इम्तिहानी जुर्मदार हैं या मुजरम हैं इनको सज़ाएँ दूंगा, फास्ट ट्रैक अदालतें बनाऊंगा और नौजवान तो मेरा असासा हैं। मैडम शेख, काकरोच पार्टी और तलबा तंजीमों के नुमाइंदों से हुकूमत मिल भी रही है और एक मुलाकात उनकी हो भी चुकी है।
फास्ट ट्रैक अदालतें जैसा मैंने कहा है उसकी यकीन दहानियाँ भी हो चुकी हैं, इम्तिहानी धांधली में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा देने की बात भी हो चुकी है और ऐन मुमकिन है कि ये मामला सुलझ जाए। ठीक है, मगर इसके बाद कोई अगला मामला आ जाएगा। ये सब नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी है और लग रहा है कि इब्तदा हो गई है नरेंद्र मोदी के जवाल की, क्योंकि डर और खौफ की एक उम्र होती है, एक हद होती है और नरेंद्र मोदी के जबर ने ये उनको दिन दिखाए हैं और नरेंद्र मोदी के डर और खौफ की उम्र मुझे घटती दिखाई दे रही है। ये जब टर्न होगा आगे जाके अगले क्योंकि एक के बाद एक भारत में तो पंजाब कोई 25 के करीब अलहदगी पसंद तंजीमें वो तहरीकें चल रही हैं, अपोजिशन के अपने मामलात हैं, तलबा के अपने, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, तो ये आगे बढ़ता दिखाई देगा और इसको कंट्रोल करना वक्ती तौर पर हो सकता है कर लें, लेकिन ये इब्तदा है नरेंद्र मोदी के जवाल की। उमर चीमा साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तज्जिया तबसरा जो इरशाद भट्टी साहब ने किया है, क्या आप समझते हैं कि ये एहतजाज बजाते खुद अगर मोदी साहब या मोदी हुकूमत के लिए इस वक्त ख़तरा ना हो, लेकिन ये एक मुहर्रिक ज़रूर होगा आगे जाकर बीजेपी हुकूमत और मोदी के लिए? क्या असरात और किस हद तक आपको लगता है कि इसने डेंट डाला है या कमज़ोर करेगा मोदी की हुकूमत को? अलीना, मैं इसको मोदी पर आता हूं, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी मैं इस ओवरऑल इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है, ये बहुत से ममालिक में चल रहा है। पहले इसी हमारे हिस्से में साउथ एशिया में 3 ममालिक से उधर ये एक तरह से रजीम चेंज हुआ है, वो जेन जी के जरिए हुआ है और अभी ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे जेन जी अब आपके मुल्क इंडिया में ऐसे लगता है कि जैसे वो आप टूर पे गए हुए हैं कि अब कुछ तब्दीली इधर आने वाली है, तो लिहाजा इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, जो ये कॉकरोच मूवमेंट है या कॉकरोच जनता पार्टी है, ये किधर से शुरू हुई है? जाय साहब के रिमार्क से शुरू हुई। अच्छा, जाय साहब रिमार्क्स किस चीज पर दे रहे थे? जेली डिग्रियों के हवाले से रिमार्क्स दे रहे थे कि भाई बहुत सारे लड़कियां वो जेली डिग्रियां लेकर आ जाते हैं, बाद में ना उनको कोई अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, कोई जो है सोशल मीडिया पे कोई अपना काम शुरू कर देता है, कोई मीडिया पे इस तरह को वकीलों के हवाले से उन्होंने बात की, बेसिकली ज्यादा वो लॉ डिग्रियों के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, ये एक अपनी जगह पर फिनोमेना है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं कि जो वो डिग्रियां लेते हैं या तो ऐसी यूनिवर्सिटी से आते हैं कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं, या डिग्रियां वैसे आउटडेटेड होती हैं, और कई ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां जाली होती हैं। लेकिन ओवरऑल एक इकोनॉमी में तो वो चीज आ रही है ना, ओवरऑल वो लोग भी आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, बढ़ती जा रही है। अब उसके जवाब में जो उन्होंने उस एक जाय साहब के रिमार्क्स को देखा, उन्हें लगा कि इन्होंने पूरी जेन जी की तौहीन की है। अच्छा, उनके अगर आप प्रॉब्लम देखें जो कि वजह बनी है, वो अपने लेवल पर जेन्युइन है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी वो सिस्टम में एंटर होने के लिए, वो यूनिवर्सिटीज में एंटर होने के लिए है कि उधर कोई एडमिशन करना है, में जाना है, कोई मेडिकल में एडमिशन होगा, इंजीनियरिंग में होगा, पर्चे आउट हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि इधर भी प्रॉब्लम है, पूरा सिस्टम ब्रेक हो रहा है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह, बाज का उनके पास अपना अपना जवाब मौजूद है, लेकिन यह है कि वो आपस में टकरा रहे हैं। ओवरऑल टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। मैं ये भी सोच रहा था कि हम तो अपने बहुत सारी मिसालें देते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो दुनिया की 25 बड़ी इकोनॉमी में भी नहीं आती, और इंडिया जो है वो 6ठी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लोगों को केटर नहीं कर पा रही। जो कमाने वाले हाथ हैं वो कम हैं, जो खाने वाले हाथ हैं वो ज्यादा हैं, और जो नए बच्चे आ रहे हैं, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वो कईयों को यूनिवर्सिटी में जाने में प्रॉब्लम आ रहा है, और जो यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, बेरोजगारी एक इशू बनता जा रहा है। और ये मूवमेंट जो है कभी आपको कीनिया में नजर आती है, कभी मडगास्कर में नजर आती है, कभी आपको पेरू में नजर आती है, कभी आपको नेपाल में नजर आती है, कभी आपको इंडोनेशिया में नजर आती है, इधर श्रीलंका में नजर आती है, बांग्लादेश में नजर आती है। तो लिहाजा ये एक इस टाइम ग्लोबल फिनोमिना है। फ्रैंकली अगर जो है इनके एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जी, इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। क्या पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए? नोबडी नोज, ठीक है। लेकिन यह है कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें हमें, मुझे तो ये लगता है कि ये मोदी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहली बात तो जो, अगर आपके सवाल की तरफ आऊं तो ये खतरा है, क्योंकि ये जिधर भी गई है ना, ये गवर्नमेंट ले गई है, यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे आ गई है, ठीक है। ऐसा है कि जैसे कोरोना की शक्ल में एक वबा आ गई है कि ये कोई ना कोई बंदे ले गया।
तो लिहाजा वो तो मौजूद है, और जो पहले नजर आ रहा था कि खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं हो रही, वो मुख्तलिफ शहरों में अब मजीद फैल रही है। फिर यह है कि इसमें बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है कि जो लोग मोदी के खिलाफ थे उनको एक आउटलेट मिल गया कि अपने आप को किसी तरह वो कैथारसिस कर सकें, वो अपना गुबार निकाल रहे हैं। तो लिहाजा वो मूवमेंट जो है वो जवानों से शुरू हुई है, उसमें जो है बूढ़े और जो दरमियानी उम्र वाले हैं वो सब उसमें शामिल हो रहे हैं, और ये एक तरह की एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनती जा रही है जो गवर्नमेंट के लिए एक सीरियस थ्रेट है। इसको यानी कि इस थ्रेट को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये गवर्नमेंट के खात्मे का भी अंजाम बन सकती है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है कि हमें खुद भी सोचने की जरूरत है। अगेन मुझे ये नहीं पता कि मसले का हल क्या है, पहले हमें मसले को समझने की जरूर है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे चैलेंजेस किस तरह के हैं, और फिर यह है कि उसमें ये जो यंग जनरेशन है इनकी जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, इसको हम किस तरह एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। नहीं तो ये चिंगारी है हर जगह पे, किसी भी जगह पे ये सुलग सकती है। आज इंडिया में है, पहले वो श्रीलंका में थी, वो बांग्लादेश में थी, वो नेपाल में थी, इंडिया में थी, कल ये पाकिस्तान में भी हो सकती है। तो लिहाजा इंडिया को तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, मोदी को अपनी फिक्र करनी चाहिए। मोदी 2014 से मौजूद है, लोगों की अपनी जो है एक बट चीमा साहब इसके ये जो जवानों का जो गम गुस्सा है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उसके पीछे मुहर्रकात कमोबेश सेम नहीं है। जहां भी हम देखते हैं वहां पॉलिटिकल डिस्प्लेजर और पब्लिक गवर्नेंस के साथ डिस्प्लेजर नजर आता है, फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। आप कहते हैं अभी भी इसको समझने की जरूरत है, इसको इलैबोरेट कीजिएगा कि मजीद इसके पीछे मुहर्रकात क्या? नहीं, मैं अलीना मैं यही बात कर रहा हूँ ना, यानी कि ये है ना कि बात का तो होता है कि हमारे अपने बाइसेस होते हैं, उसकी बुनियाद पे हम अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरा ये होता है कि हम जो है यानी कि उसको उनकी नजरों से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं कि जो कि एक मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं, जो कि हर मुल्क के चैलेंजेस हैं, ये घर घर की कहानी है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी ना, तो वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो मैं रेफरेंस दिया था कि जो उसने बात की ना ओवर प्रोडक्शन ऑफ एलीट, कि ओवरऑल बहुत सारे बच्चे हैं ना कि जो इस टाइम लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, तो जब उनको जॉब्स नहीं मिलती उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। उनको ये नहीं पता कि हमारी इकोनॉमी कम है या ज्यादा है, ये उनका सोचना हक नहीं है। वो कहते हैं कि अगर बाकियों को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ओवरऑल टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। और मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं जो इसको समझता हूँ, मुझे तो ये लगता है कि ये अभी और बढ़ेगी, कल ये पाकिस्तान में भी हो सकती है, ये किसी और मुल्क में भी ये आप जो है एक फिनोमिना है, यानी कि आपने सिर्फ ये देखना है कि आजकल किस मुल्क में ज्यादा जोर है। बट सर जब आप इसको फिनोमिना कहते हैं ना, वो इस तरह एक सेकंड माजरत सर, जब आप इसको फिनोमिना कहते हैं ना, तो उससे तासुर ऐसा जाता है कि बगैर सोचे समझे बस एहतजाज करने के लिए लोग खड़े हो गए या अशखास खड़े हो गए, उसके पीछे कोई वेल थॉट प्रोसेस या उसके पीछे कोई वजह बुनियादी नहीं लगती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात फिनोमिना की डेफिनेशन तो टेक्निकली यही होती है। आप जो है ना फिनोमिना की डेफिनेशन आप ये कह लें कि जैसे ये मौजूदा दौर की पॉलिटिकल रियलिटी है, या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी फेस कर रही है, उसमें ये एक चैलेंज शामिल है जो आपको हर मुल्क में नजर आ रहा है। यानी कि क्या हम ओके मतलब जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं आने वाले, किस तरह से पूरे निज़ाम में आपको नौजवान करने के लिए तब्दीलियां लानी है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, क्या आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मज़हर अब्बास साहब का तज्जिया शामिल करते हैं। वेलकम बैक। भारत में तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। नतीजा क्या होगा, क्या मुहर्रकात हैं, सब कुछ हम अपने तज्जियाकारों की राय इसके ऊपर जान रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब, आप ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं भारत में तलबा का एहतजाज, और ये अब बड़ा बढ़ गया है, क्या समझते हैं ये इसकी सिग्निफिकेंस इस वक्त मोदी हुकूमत और उसको जो ख़तरात हैं मुख्तलिफ, उसके हवाले से क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है। ज़ाहिर एक इशू है जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स निकले, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो के सामने नज़र आ रही है। आप उनके स्लोगन देख लें, उनके बैनर्स देख लें, उनके प्लेकार्ड्स देख लें, उन स्लोगन से आपको नज़र आता है कि वो बहुत डीपली पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं नज़र आते आपको, लेकिन उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन ज़रूर नज़र आती है। गवर्नमेंट बहुत बेहतर होता है अगर फ़ौरन ही
इस चीज़ को एक्सेप्ट करके मिनिस्टर को हटा देती, उसमें क्या वो था उसमें। और ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ आए दिन होते हैं, हमारे यहाँ तो पेपर्स का लीक होना है बिल्कुल एक रूटीन बन गया है। लेकिन जो इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, देखिए हर चंद सालों बाद ये दुनिया में एक अपराइजिंग होती है। हमने 70s में देखा था स्टूडेंट अपराइजिंग दुनिया भर में हुई थी बहुत, और उस वक्त लेफ़्ट विंग जो है वो पूरी दुनिया में लेफ़्ट विंग मूवमेंट जो है बहुत चली थी, और वॉज ऑल लेड बाय द स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में लेट 60s में जो अयूब खान का मूवमेंट थी वो पॉलीटेक्निक के एक लड़के के कत्ल से शुरू हुई थी। वो पुलिस फायरिंग में हलाक हुआ, फिर उसकी लाश लेके गया और वो पूरी मूवमेंट बिल्ड हो गई, एंटी अयूब खान मूवमेंट बन गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अयूब खान को जाना पड़ा। ये तहरीक किस करवट बैठेगी, गवर्नमेंट जितना प्रोलॉन्ग करेगी मोदी गवर्नमेंट, उतना ही इसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी और इस मूवमेंट को किसी भी, अब ऑपोजिशन के अपने वो होते हैं, अब जैसे उन्होंने उसमें मोदी की रेजिग्नेशन भी डिमांड कर दी, तो वो उसको मेरा ख्याल है इस स्टेज पर वो शायद पजीराई नहीं मिले, ख़ुद उन स्टूडेंट्स की तरफ से शायद नहीं मिले उसमें, क्योंकि वो अभी तक फोकस हैं, अभी तक वो फोकस है, उनकी जो 3 डिमांड्स हैं, 2-3 डिमांड्स हैं, वो उससे पीछे नहीं हट रहे। लेकिन हाँ, जब इस तरह की तहरीकें होती हैं वो वक्ती तौर पे रुकती हैं, होती हैं, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है, किसी और इशू पे जमा हो जाएंगी। फिर क्या ये इसको जो कंपैरिजन विद ढाका नहीं हो सकता। अच्छा, देखिए बांग्लादेश की स्टूडेंट मूवमेंट प्योरली पॉलिटिकल मूवमेंट थी, वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट थी, और वो बाकायदा जो स्टूडेंट्स के साथ वहाँ हुआ था उसके ख़िलाफ़ वो तहरीक पूरी थी। हालांकि उसका भी अल्टीमेट जो फॉल आउट हुआ वो ये यकीनन हुआ कि शेख हसीना वाजिद चली गई, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शंस हुए तो हमने देखा कि उस मूवमेंट के जो करता धरता थे उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रोलरी वो सपोर्ट हासिल, वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो कि उस मूवमेंट की अपराइजिंग की वजह से हमें नज़र आया। दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली हैं, सियासी तहरीकें चली हैं, वो शुरू ही कैंपसेस से होती हैं। आप तेहरान उठा लें, तेहरान यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड उठा लें, आप काबुल यूनिवर्सिटी का पूरा रिकॉर्ड उठा लें, इवन इंडिया के अंदर भी चंद साल पहले JNU में इसी तरह की हुई थी, लेकिन वो जल्दी रिजॉल्व हो गया इशू। तो डिपेंड करता है कि हम अगर आज बैठ के ये कहें कि इस मूवमेंट की वजह से मोदी गवर्नमेंट जा रही है, तो मेरा ख्याल है बहुत प्री मैच्योर होगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई तो हो सकती हैं, लेकिन एक तहरीक जो कि कन्फाइंड है एक इशू के ऊपर, वो तहरीक कन्वर्ट अनटिल अनलेस गवर्नमेंट बिल्कुल मिस हैंडल करे, जैसे लाठी चार्ज वगैरह, अगर वहाँ गोली चल जाए, इस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो जाहिर है उसका फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा। लेकिन अब तक जो मूवमेंट है उसमें जान इंडियन गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से ज़्यादा पड़ रही है। आप एक इशू है, उस इशू को जो मोदी साहब ने कल उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, वो उसी वक्त मिनिस्टर को हटा देते, उसी वक्त उनकी डिमांड प्योरली कन्फाइंड टू वन इशू है, उनकी कोई और पॉलिटिकल डिमांड नहीं है लड़कियों की। तो उस डिमांड को आप एक्सेप्ट करें और आगे मूवमेंट को जो है वो फिजल आउट हो जाएगी। लेकिन अब इस कॉकरोच जनता पार्टी क्या एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल लेगी, ये हमें देखना है। हमने इससे पहले आम आदमी पार्टी भी देखी इंडिया के अंदर, उसके अंदर तो ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से एक बड़ी तहरीक का हिस्सा बनती है। अभी इस स्टेज पर मुझे नहीं लगता। आपने कहा कि उनके नारे आपको डीपली पॉलिटिकल नहीं, जो प्लेकार्ड्स हैं गो के बहुत क्रिएटिव, लेकिन क्या वो आपको डीपली पॉलिटिकल नहीं लग रहे? क्या पॉलिटिकल बैकिंग ज़रूरी है तहरीक की जो कामयाबी है, खासकर पॉलिटिकल जो उनके अहदाफ होते हैं उनको अचीव करने के लिए? देखिए वो डिपेंड करता है ना कि मैंने अभी आपको बांग्लादेश की मिसाल दी। सर मैं एग्जैक्टली उसी के ऊपर आ रही थी, लेकिन बांग्लादेश में भी अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही था, कुछ महीने तक जारी था। वो तो जब फायर डायरेक्ट हुए स्टूडेंट्स के ऊपर, ब्लडी हुआ, तो मामला कहीं और चले गए। यही चीज़ है कि यहाँ भी अगर ब्लडी हो जाता या ब्लडी हो जाए तो ये तहरीक बिल्कुल पलट जाएगी, फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर तक कन्फाइंड नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है एजाज इस पॉइंट के ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं।
जी जी एजाज। जी बिल्कुल, मैं दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल मैं दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए, नेपाल में और बांग्लादेश में, साउथ एशिया में ये जो स्टूडेंट्स मूवमेंट आई, उसका इंडिया से कंपैरिजन क्यों मुमकिन नहीं है। नेशनल सिटीजन पार्टी थी बांग्लादेश की, जो स्टूडेंट्स पार्टी उन्होंने फॉर्म की, जिसने कहते हैं कि 1400 के करीब स्टूडेंट्स ने जान दी जो शेख हसीना के खिलाफ सड़कों के ऊपर निकले थे। एक बाज़ लोग कहते हैं कि 1000 और 1400 के करीब का एस्टिमेट है कि 1400 स्टूडेंट्स जो हैं वो शहीद हुए, शेख हसीना के खिलाफ निकले। लेकिन जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन में नेशनल स्टूडेंट्स, जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे पूरे मुल्क में। यानी कि वो वेपन के तौर पे शेख हसीना को नीचे गिराने में उस जमात ने तो बड़ा अहम रोल किया, लेकिन उनके पास अपना स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। और आप देख रहे हैं कि वहां पर अब कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करना होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी, आपके ख्याल में कामयाबी के लिए। जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह कि नेपाल में भी यही हुआ कि गवर्नमेंट को नीचे लाने में वेपन के तौर पे स्टूडेंट्स इस्तेमाल हुए, लेकिन उनके पास अपना स्ट्रक्चर नहीं था। हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि अभी नेपाल में तो बाकायदा स्ट्रक्चर मौजूद है ना, जो अभी गवर्नमेंट भी आई है वो बाकायदा अपना न सिर्फ प्लान लेके आए हैं, बल्कि उनके पास बड़ी टेक्नोक्रेट्स की एक लिस्ट है जो उन्होंने की है। नेपाल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, नो एहसास? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें, नेपाल में भी वो जो स्टूडेंट्स जो लीड कर रहे थे, जो तहरीक के मूवमेंट, तहरीक की जो एक्चुअल जान थे, उस तरीके से वो पावर में नहीं आए। अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो देखें, हिंदुस्तान में एक बात याद रख लें कि पहली बात तो यह है कि इन तीनों मुल्कों में एक चीज़ कॉमन है स्टूडेंट्स के अंदर, कि तीनों मुल्कों में स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन मौजूद थे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये था। यानी कि जो जनरेशन ऑनलाइन ग्रो की, उस जनरेशन की जो टाइमलाइन थी वो सड़कें थी। दूसरी जो अहम बात यह है कि नेपाल में और बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट है उसको सीरियस नहीं लिया गया। गवर्नमेंट ने उनकी जो डिमांड्स हैं उस तरीके से फुलफिल नहीं की। यहाँ पर हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट भी दिया, तहकीकात का भी एक किस्म का अनाउंसमेंट हो गई, अपोजिशन ने भी इसको इशू बनाया। लेकिन ये याद रखिए कि इस वक्त भारत की जो लोकसभा है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 543 उसके मेंबर्स हैं। 543 मेंबर्स में आप जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उसमें तकरीबन 240-41 इन्होंने सीट्स हासिल की हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, जिसको मोदी साहब लीड करते हैं। 20 एक और जमात है उसके हैं, और एक दिसाम पार्टी है उसके 16 मेंबर्स हैं। तो इस तरह इन्होंने नंबर गेम पूरा किया है। एक ही सूरत हो सकती है कि अगर ये एहतजाज बहुत बढ़ जाए और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टूट जाए। फिलहाल नेशनल सड़कों के जरिए नहीं, जो भी होगा वो असेंबली के जरिए ही होगा अगर हुकूमत गई। ऑल्सो इमीडिएटली की बात नहीं, लॉन्ग टर्म की बात भी यहाँ पे चीमा साहब और भट्टी साहब कर रहे थे। भट्टी साहब को बात करने का, भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? मैडम शेख, मैं एजाज से एग्री नहीं करता। देखिए, इब्तदा हमेशा हर मूवमेंट की ऐसे ही होती है, एक मुतालबा, दो मुतालबे और एक शोबा, दो शोबे, उसके बाद हैंडलिंग हुकूमत की। अब भारत में एक सिर्फ ये मसला नहीं रह गया। अब मसला ये है कि अगर वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी होते हैं तो उसके बाद उनकी काकरोच पार्टी बाकायदा तौर पर बड़ा अहम पॉइंट है, रोज़गार की तरफ जाएगी, इस्लाहात की तरफ जाएगी, बाकी जाएगी, आगे बढ़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी चारों तरफ से मुश्किलात में घिरे हैं। पूरे स्टार्स उनके साथ खड़े हो गए, पूरी अपोजिशन उनके साथ खड़ी हो गई, और हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी ताकत में इजाफा होता जा रहा है। तो ये कोई असम्बली में उन्होंने तुलबा ने आकर नहीं करना। हसीना वाजिद की इससे ज्यादा सीटें थी असम्बली में और उसके पास ज्यादा ताकत थी, और उसने तो मजिद साहब एजाज जो भी जवाब देना चाहे बट मुख्तसर रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ सबके सामने। देखिए, मेरा जो कहने का पॉइंट ये है कि अगर कोई तब्दीली भारत में आएगी तो वो एक ही सूरत में आएगी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो मोदी साहब का है, वो टूट जाए। और क्या ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स की, जिसमें अपोजिशन भी शामिल हो गई, क्या इसमें आज के दिन उतना दमखम है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टूट जाए? तो मुझे आज के दिन वो दमखम नजर नहीं आ रहा। फर्क ये है, आप आज के दिन की बात, क्या इसमें पोटेंशियल है? सुन लीजिए, क्या इसमें पोटेंशियल है? तो आंसर है कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर लोगों की एंग्जाइटी है जो ट्रांसलेट नहीं आई थिंक यू एंड भट्टी साहब आर सेइंग द सेम थिंग सर।
वो इसमें पोटेंशियल है। हाँ। इसमें ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ये भी याद रखें कि नरेंद्र मोदी बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। वो आम सियासतदान, शेख हसीना जिस तरह डील करती रही, मोदी साहब ने उस तरीके से डील अच्छा, ये डीलिंग के ऊपर भी फर्क है ना आपकी और मज़े साहब की राय में? मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिया में और बाकी मुल्कों में फ़र्क ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी के रूट्स बहुत स्ट्रांग हैं। इंडिया बाकी जगह बांग्लादेश, नेपाल, इनके मुकाबले में इंडिया के डेमोक्रेसी के रूट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। उसमें तमाम तर उसके बावजूद भी अल्टीमेटली, जैसे अभी एजाज भी कह रहे थे, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर आगे आए ना, प्राइम मिनिस्टर ने किया ना। इसका मतलब है कि सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने इकदाम किया। हो सकता है कि अगले चंद दिन में वो, हो सकता है आज कल में वो एजुकेशन मिनिस्टर को भी तब्दील कर दें। इंडिया में हमने रिवायती तौर पे, तारीखी तौर पे इंडिया में ये नहीं देखा कि किसी अपराइजिंग की वजह से कोई गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो गई हो उसमें, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी उसमें वो। तो मूवमेंट में जान है, अब इसकी हैंडलिंग पर डिपेंड करता है। आप गवर्नमेंट अगर मिस हैंडल करती है, लोग मारे जाते हैं, तो जाहिर है ये तहरीक जो है, लेकिन अभी तक आपके ख्याल में इस स्टेज पर मैं नहीं कह सकता, इस स्टेज पर मुझे नहीं लगता। ये जो आपने डेमोक्रेसी की रूट्स वाला बात उठाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस डिफरेंशिएट क्यों करती है बाकी ममालिक से। उमर चीमा को प्लीज बात का मौका दीजिएगा, प्लीज एजाज। उमर चीमा साहब, मेरा तो ये ख्याल है कि ये अच्छी डिबेट चल रही है, मैं खामोशी से सुनना पसंद करूंगा बातें करके। मैं समझता हूं उमर की इनपुट। अच्छा, मैं एक अर्ज कर दूं, सिर्फ एक लाइन मेरी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। सर आप एक लाइन कह के 5 लाइनें बोल जाते हैं। आप यहाँ पे, जब आपने खामोशी का ऐलान किया फिर मैं बात करने लगा। आप यहाँ पे लाल बेग हो जाते हैं फटाफट। हाँ जी, चले कर दे, एक लाइन में बात कर लूं। उमर उस पर अपनी राय दे। देखिए, जो बांग्लादेश में तब्दीली आई थी, उसमें वो एक बुनियादी लम्हा था जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपनी प्राइम मिनिस्टर का साथ देना छोड़ दिया था। हिंदुस्तान इज एंटायरली अ डिफरेंट गेम। हिंदुस्तान का आर्मी चीफ या हिंदुस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है। यही वो मज़ा साहब ने एग्जैक्टली बाकी डेमोक्रेसी कम अल्फाज में इसको समझा दिया कि डेमोक्रेसी की रूट्स बड़ी स्ट्रांग है। चीमा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ भी जाऊंगी, बट मुख्तसर प्लीज। ये बात दुरुस्त है कि ओवरऑल इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके दांत निकाले भी हैं, वो कमजोर भी हुए हैं, उनकी जुडिशरी भी कमजोर हुई है, उनके और कई रेगुलेटर्स जो हैं वो भी वीक हुए हैं। लेकिन अगेन फिर यही है कि अगर कंपैरिजन नेपाल से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से करेंगे तो इंडिया की डेमोक्रेसी फिर भी बहुत बेहतर है। लेकिन हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये कोरोना वायरस, अगर अब ये बात को कोई गलत ना ले ले, क्योंकि पहले काकरोच से मामला चला हुआ है। पैंडेमिक अगर इसको समझे ना, जो जेन ज़ी कोरोना मूवमेंट पी के बन जाए आज इंस्टाग्राम पे अकाउंट, तो ये हाँ, तो ये अगर पहले 3 ममालिक में तबाही मचा चुकी है, तो अगर वो इंडिया में आई है तो इंडिया को भी अपनी खैर मनाना चाहिए। कोई ऐसा कोई बड़ी अनयूजुअल चीज हो सकती है, हो सकता है कि उधर की निस्बत कदरे मुश्किल हो। मोदी जो है, ये जितने भी बड़े सियासतदान हैं, ये जो भी हैं, वो पहले तो बात करने को तैयार नहीं थे। अभी जो जो उनको हीट फील होना शुरू हुई है, वो बात करने पर आमादा हो रहे हैं। बस यही है कि हम तो वेट एंड सी वाली पोजीशन पे ही हैं कि अब इंडिया में क्या बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इन चीजों को हम अपने मुल्क में कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ भी इसी तरह का कोई थिएटर ना लग जाए। आई वुडंट कॉल इट थिएटर। वैसे अगर जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं नौजवानों की तो उनको डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, थिएटर को बुरी चीज तो नहीं होती। अच्छा सर, वो तमाशा होता है ना शेख, थिएटर से। मैडम शेख, असल में बाकी जगहों पे तुलबा यूनियंस हैं, यहाँ तुलबा यूनियंस नहीं है। वैसे पाकिस्तान के साथ ये जो सॉरी भट्टी साहब फॉर कटिंग यू ऑफ, लेकिन ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन सोशल मीडिया के ऊपर भी हो रहा है पाकिस्तान और भारत का, कि पाकिस्तान के अंदर भी कैसी कोई, पाकिस्तान के मुहर्रकात, हालात, वाक़यात क्या बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है? अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह की मूवमेंट्स का कंपैरिजन किया जाए तो क्या वो एक जब तक बड़ा सतही तजिया तबसरा नहीं हो जाएगा? ख्याल होता नहीं है। हाँ। जब तक ही कुछ होता नहीं है ना, वो मुख्तलिफ ही लगता है। अच्छा, ठीक है, जैसे इंडिया हमें अभी मुख्तलिफ लग रहा है, 3 जगह पर हो चुका है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान मुख्तलिफ लग रहा है।
ओवरऑल जो मदर साहब की बात है, इंडिया में अगर यूनियन है लेकिन इसके बावजूद उधर जेन ज़ी की मूवमेंट तो चल रही है फिर भी। ठीक है, भट्टी साहब काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैडम शेख, मैं तो सुन रहा हूँ अपने सारे दोस्तों को, वो वाकई ऐसे डर रहे हैं कि जैसे ये कोई कोरोना वायरस है, जैसे ये कोई बुरी वबा है, जैसे इससे बचना चाहिए, जैसे इस पे बात नहीं करनी चाहिए। कोरोना का नाम दिया ना उमर चीमा साहब ने, इसलिए भट्टी साहब थोड़े हाँ, फौरन अपनी सरहदें बंद कर लो, फौरन इस अपना टेक केयर कर लो। भाई क्या है, तुलबा है ना, यूथ है ना, इंडिया की यूथ इंडिया में अपने हकूक़ के लिए निकली, बाकी मुल्कों की यूथ अपने हकूक़ के लिए निकली। पाकिस्तान में अगर यूथ निकलती है तो वेलकम कहना चाहिए, उनके मामलात हैं उनके हल करने चाहिए। ये कौन है जिन पर हम रोज़ाना जिनकी कस्में खाते हैं? हमारी यूथ पूरी पाकिस्तान की 60% यूथ है, तो पता नहीं 55% यूथ है, तो ये हमारी यूथ हमारा सरमाया है। तो अगर यूथ कहीं बोले उसकी सुनो, उसको साथ बिठाओ। कोई ज़रूरी नहीं है वो सड़कों पर निकले, कोई ज़रूरी नहीं है वो डंडे खाएं या आंसू गैस से उनका इस्तकबाल करें। उनके साथ बैठें, उनके मसाइल हल करें, उनकी बात सुनें। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे हुकूमत लेना चाहते हो, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम क्यों इस तरह डरते हैं कि वहाँ अब यहाँ भी हो गया? और वैसे भट्टी साहब मेरा डरा कौन है? एजाज बार बार एक बात कर रहे थे, अगर मुझे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, डरने नहीं, वैसे ये तो कंपैरिजन ज्यादा अच्छी पाकिस्तान की यूथ तो हमेशा निकली है। आपने पाकिस्तानी यूथ निकली है, इसी वजह से तो आपने तुलबा यूनियन बंद कर दी, इसलिए कि यूथ से सबसे ज्यादा खौफ है पाकिस्तान की हुक्मरानों। मैं वैसे एक बात लिबर्टी लेके उमर चीमा साहब से, जिनका वो एक लफ्ज़ पकड़ा गया कोरोना वाला, मेरा ख्याल है उमर चीमा साहब ने इस तनाजुर में बिल्कुल बात नहीं की थी। उन्होंने इस जाविये से बात की थी। एक लफ्ज़ उन्होंने ज़रूर इस्तेमाल किया, अज़राए तफन्नुन, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इश्यूज़ अगर हैं तो वो एड्रेस होने चाहिए। ये देखना चाहिए हुकूमतों को, निज़ाम को, कि क्या क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं नौजवानों के अंदर। बाय द वे, ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना, फ्रस्ट्रेशंस है सब कुछ, एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है, जो हम तहरीक का कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बाकी सारे मुहर्रकात की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये बात नहीं की जो एग्जेम्पलरी डिसिप्लिन दिखाया इन नौजवानों ने। नौजवानों का एहतजाज पहले 2 महीने से तकरीबन, फिर ये 1 हफ्ता पूरा का पूरा एहतजाज, इतना शदीद, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इतने बड़े पैमाने के अंदर, लेकिन कहीं पे किसी के हाथ में कोई डंडा नहीं देखा गया, किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, कहीं पे आपको ये रिपोर्ट नहीं आई कि ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी हुई हो, कोई छेड़छाड़ हुई हो, कहीं पे गंद नहीं फैलाया गया, बल्कि वीडियोस ऐसी आती रहीं कि जो कूड़ा या कुछ नीचे रैपर्स वगैरह थे, वॉलंटियर्स खुद उस चीज़ को उठाते रहे, गाने गा रहे हैं, नगमे बजा रहे हैं, प्लेकर्ड्स ऐसे हैं जो उनके जज्बात की नुमाइंदगी बड़े तमीज़ के दायरे में रहते हुए। सो ये जो डिसिप्लिन है, आई थिंक ये भी हमें सीखने की बड़ी ज़रूरत है। सो विद दैट, ऑन दिस नोट, हम इस सेगमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक। पहली दफ़ा कौमी सतह पर डेटा कंपाइल किया गया है। इनसाइट इन तज्जिया तबसरा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंसानी हुकूक की कौमी कमीशन और यूनिसेफ ने चाइल्ड लेबर सर्वे जारी किया है। पहली दफ़ा कौमी सतह पर इस तरह का डेटा कंपाइल हुआ है जिसमें इंतहाई तशवीशनाक आदादोशुमार ये पता चला है इस रिपोर्ट में कि 86 लाख बच्चे, 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार है पाकिस्तान में। सबसे ऊपर नंबर है पंजाब का, जहां पर 60 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, इसमें मुब्तला है। सिंध दूसरे नंबर पर 16 लाख बच्चों के साथ। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी वजह गुर्बत है, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी इसका मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है कि हुकूमती नाकिस पॉलिसीज़ और इंतज़ामिया की गफलत भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती है चाइल्ड लेबर में इस हद तक तशवीशनाक आदादोशुमार के सामने आने के। अपने तज्जियाकारों की राय जानते हैं, क्या चाइल्ड लेबर की वजह गुर्बत या रियासती नाकामी? मज़र साहब, क्या राय आपकी? दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन का अनकंट्रोलेबल जो है साइज़ है, और वो अगर पॉपुलेशन की आप वो देखें तो वो भी आपको जो गरीब तबका है उसमें पॉपुलेशन का रेशो बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे होंगे और फिर अल्टीमेटली हमें वही नज़र आता है कि उन्हीं को फिर इस तरफ राग़िब कर दिया जाता है। अब इन सारी चीज़ों का की बुनियादी, क्योंकि रियासत की हमारी कोई पॉलिसी, कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि आपने किस चीज़ को, किस चाइल्ड लेबर को हमने आज तक डिफ़ाइन ही नहीं किया
कि चाइल्ड लेबर होती क्या है, चाइल्ड लेबर कहते किसको हैं, किस तरीके कानून तो है इससे मुतालिक सर। नहीं, कानून सारी चीज़ ये है कि उसके इन्फोर्समेंट किधर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो इन्फोर्समेंट अगर नहीं है, और अगर आप उस तबके से जाके पूछे तो वो मजबूरियां बताते हैं कि हम क्या करें, हमारे बच्चे जो है उन्होंने डोमेस्टिक सर्वेंट भी बनना होता है, उन्होंने जाके दूसरी जगहों पे काम भी करना होता है, क्योंकि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये एक बहुत ही डीप रूटेड इशू है जो अनफॉर्चुनेटली हम अब तक इसको ना हमने इसको प्रायोरिटी की बुनियाद पे वो किया है, जिसमें पॉपुलेशन भी शामिल है, और उसकी वजह से आपको चाइल्ड लेबर जो है बढ़ता हुआ ना। उमर चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा वो आइन हो या हमारे कवानीन हो, ये तो सिर्फ एक दिखावे के लिए होते हैं ना, इस पे कोई अमल दरामद की जरूरत तो नहीं होती। किसी बंदे को फंसाना हो तो उधर कह दिया कि आइन में ये चीज है तो उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है, अदरवाइज तो ये खिलाफ वर्जी इधर पाकिस्तान में लॉ ऑफ कॉमन सेंस चलता है, इनके जो भी एक सूरत हाल है उसी के मुताबिक चलता है। आप देखें कि जिस मुल्क में NFC जो कि हमारी जो वसाइल की तकसीम है सूबों में, वो इस बुनियाद पे होती है, किस बुनियाद पे, पॉपुलेशन की बुनियाद पे। यानी कि उसमें इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव ये है कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हम तो इस चीज को इनकरेज करते हैं इन अ सेंस के जो मदर साहब बात कर रहे थे कि जो एक आबादी के हवाले से पॉपुलेशन कंट्रोल, इधर तो हम उसको इनकरेज ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। तो हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। यानी कि जो पहले भी हम बात कर रहे थे ये जेन ज़ी वगैरह की, हम एक बिल्कुल जो है ना एक तबाही के दाने पे, क्राइसिस के मोड़ कर खड़े हैं कि कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमें कोई परवाह ही नहीं है कि इतने ज्यादा हमारे जो है ना एक कॉम्प्लेक्स किस्म के क्राइसिस हैं, जिसमें ये बताते खुद एक बहुत बड़ा है, ये जो बच्चों वाला है, जो ये चाइल्ड लेबर वाला है। मैं तो हैरान होता हूँ कि बाज़ औक़ात बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के घर में मैं छोटे छोटे बच्चे काम करते देखता हूँ जिनको कोई परवाह नहीं होती। हम फील ही नहीं करते एज अ सोसाइटी है इसको, ना जो रियासत है उसको इस बात का एहसास है, ना वालिदैन को एहसास है कि हमने बच्चे पैदा किए हैं, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी भी शामिल है या नहीं है। रियासत जो है वो इस चीज को इंसेंटिवाइज कर रही है, तो उसके नतीजे में जो हर आने वाला बच्चा है यानी कि वो इसी तरह का एक वो यानी कि बेचारा कोई किसी जगह पे मजदूरी कर रहा है, कोई किसी जगह पे कर रहा है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यानी कि अच्छा, जो बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं ना, दोनों को जिम्मेदार करार देते हैं, ओवरऑल पूरे मुआशरे को, रियासत को, दोनों को जिम्मेदार। अच्छा, मसला है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू, लेकिन मसला ये है कि जो एम्प्लॉय करते हैं, रखते हैं इन छोटे बच्चों को, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हम तो एक फेवर कर रहे हैं, हम तो भला कर रहे हैं इन बच्चों का, जो अगर पीछे अपने घरानों में होते तो शायद बहुत ही बुरे हालात में होते। जो भेजते हैं, इतने बच्चे पैदा करते हैं, जब उनसे पूछो कि आप अपने बच्चे को इन हालात में क्यों, वो कहते हैं हम खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे, क्या करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, बड़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम है, आप क्या समझते हैं, कहाँ पर नाकामी, कहाँ पर इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? मैडम शेख, किसी हुक्मरान का बच्चा कोई चाइल्ड लेबर करता हो, या किसी हुक्मरान का बच्चा या किसी बड़े का बच्चा कोई कहीं ऐसा हो कि उस मजदूरी कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो पाकिस्तान में, हुक्मरानों के बच्चे, इलीट के बच्चे मौजें कर रहे हैं और ये बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। यानी अगर आबादी ज़्यादा है तो फिर भी रियासती नाकामी है कि क्यों नहीं आबादी को कंट्रोल किया। अगर गुर्बत ज़्यादा है तो फिर भी गुर्बत किसका काम था? इन्होंने तो अपनी, इनकी तो 7 नस्लें संवर गई, हमारी 7 नस्लें उजड़ गई। बिलावल भुट्टो तो जब पैदा हुआ था उस वक्त ही शरीक चेयर पर्सन था। मरियम नवाज साहबा के बच्चों की बात होती है अब कि वो आगे आएंगे और पार्टी संभालेंगे, तो इनका काम था गुर्बत कम करना। और अगर बच्चे मजबूर हैं किसी वजह से, तो वो किसने बच्चों को स्कूल भिजवाना था, किसने बच्चों को, ये आइन किस लिए रखा हुआ है जिसकी हमें कस्में खाते हैं, रोज़ बताते हैं, और जिस आइन से ये आज हमारे सर पर मुसल्लत हुए हैं। तो ये हुक्मरान तबके की ये इलीट कैप्चर है, जिन जप्पा है, जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और इनकी 7 बर्रे आज़मों में जदादें हैं। इनकी औलादें बाहर, जदादें बाहर, पोशाकें बाहर, दवाइयाँ बाहर, इलाज बाहर, हस्पताल बाहर, डॉक्टर बाहर। तो ये हैं ज़िम्मेदार, कोई और नहीं है। जो कुछ भी करना था, इस बच्चे को एक चाइल्ड लेबर से उठाकर स्कूल में ले जाकर एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना था, ये आइन में लिखा हुआ है, ये इनका काम। तो ये सारा निजाम हुक्मरानों ने ठीक करना था, नहीं है, इसलिए ये रियासती नाकामी है। एजाज सैयद, देखिए, ये मसला आज का नहीं है, और चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जो असल आवाज़ उठाई ना पाकिस्तान में, वो अर्ली 90s में एक 12 साल के बच्चे ने उठाई। इकबाल मसीह उसका नाम था, मुरीद के से ताल्लुक़ था उसका, एक कारपेट फैक्ट्री में काम करता था, और उस बच्चे की
कोशिशों की वजह से कमोबेश 3000 जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर के जबर से आज़ाद हुए थे। और बाद में हमें बताएं क्या हुआ था। 1995 में, अप्रैल 1995 में इकबाल मसीह उस 12 साल बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। आज तक ये मामला जूं का तू ही है। हम तो बुनियादी फैसला नहीं ले सके कि हम एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दें कि जो लोग रेस्टोरेंट्स में या शॉपिंग मॉल्स में अपने साथ चाइल्ड लेबर के तौर पे बच्चों को लेके आते हैं या किसी भी जगह पर चाइल्ड लेबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉग्निजेबल क्राइम होगा। हम तो ये बुनियादी फैसला भी नहीं ले सके। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इसके खिलाफ मैं और आप तो एक सेगमेंट कर रहे हैं ना, लोगों ने जाने दी हैं और उन लोगों ने जाने दिए जिनका ये मसला है। इकबाल मसीह की मैंने आपको एग्जांपल दी। अगर गवर्नमेंट इसके बारे में आज सीरियस हो, इसके बारे में कानून साजी करे या एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी कर दे, आइडियल बात तो ये है कि कानून साजी करे, इसको कॉग्निजेबल क्राइम बनाए। आज भी रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग मॉल्स में आप और मैं जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा या बच्ची उसने एक बेबी को पकड़ा हुआ है या सामान उठाया हुआ और उस साथ उसके एक मतमवल फैमिली के जो लोग हैं वो जा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, वो खाना खा रहे हैं और उस बच्चे को उन्होंने साइड पे बिठाया हुआ है और वो हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसे समाजी इल तो सब्र ही नहीं किया जाता लोगों के घरों में। मैं यहाँ इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, एक जज की जो एहलिया है उन्होंने एक चाइल्ड लेबर के तौर पे एक बच्ची को रखा हुआ था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। अभी 1-2 रोज़ पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक केस चल रहा था जिसमें एक मालिक ने एक बच्चे को बड़ा मारा, उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। लेकिन इसे हम समाजी इल बना ही नहीं रहे। और उसमें वजह क्या है? वजह यह कि कॉग्निजेबल क्राइम नहीं करार दे रहे और हम बाकायदा तौर पे उन लोगों की अरेस्ट नहीं कर रहे जो ये चाइल्ड लेबर के तौर पे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। सर, सिर्फ कॉग्निजेबल क्राइम बनाने से फ़र्क पड़ेगा या आप समझते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन्स या दीगर तौर पर इसको चीजें अहम है ना? असल बात तो ये है कि सारी चीजें अहम है। असल बात तो ये है कि कॉग्निजेबल क्राइम हो तो। आई गेट योर पॉइंट। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पे कीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।